नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसी रिपेयरिंग कोर्स के दूसरे दिन पहुंच गए हैं। पहले दिन में बहुत कुछ हम लोग सीखे थे। इसमें एसी कितने टाइप का होता है, एसी कहाँ लगता है, उसका क्या काम होता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है कि नहीं। HVAC में के अंतर्गत कौन कौन सा एसी आता है, RAC के अंतर्गत कौन कौन सा एसी आता है, कौन सा कहाँ पर लगा होता है, किसका क्या काम होता है, ऑटोमोबाइल एसी, यानी कि हर एक एसी के बारे में पहले हम लोग समझे थे। कौन सा एसी कहाँ लगता है और वो किस काम के लिए लगा रहता है और कैसे लगा हुआ रहता है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग समझे थे। आज हम लोग समझने वाले हैं एसी आके ठंडा और गर्म करता कैसे है। इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे के नाम लिखा हुआ जो RAC के अंतर्गत आता है कि नहीं। और दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे ठंडा के गर्म करता कैसे, सारा कुछ प्रक्रिया हम समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वो कोई भी एसी है, स्प्लिट एसी हो चाहे विंडी एसी हो, चाहे HVAC हो चाहे ऑटोमोबाइल एसी हो, ये सबके सब एसी जो है ठंडा या गर्म करने की प्रक्रिया क्या होता है, कितना सिस्टम मिलकर ये सारा एसी काम करता है। इस सबको अगर बांटने का काम करना है तो डायरेक्टली समझिए जो पूरा एसी है वो 3 सिस्टम मिलकर काम करता है। कितना सिस्टम मिलकर के, तो 3 सिस्टम मिलकर के। 3 सिस्टम में कौन सा आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रिकल, दूसरा आएगा मैकेनिकल और तीसरा क्या आ जाएगा, एयर फ्लो सिस्टम या एयर वेंटिलेशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसको बोलेंगे, तो जहाँ जहाँ करंट का फ्लो होता है, जहाँ जहाँ पावर सप्लाई देते हैं, जहाँ जहाँ विद्युत दौड़ता है, करंट दौड़ता है, उस सबके सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारा चीज़। ये आपका क्या हो गया, मोटर हो गया है कि नहीं, और इसका फैन ब्लेड हो गया, और यहाँ से एयर ये खींचने वाला है ये चीज़, और यहाँ से हवा ये बाहर निकालने वाला। बस ये मोटर में अपना सिस्टम बदला है। इसमें समझिएगा जो हम लोग इस मोटर में पावर सप्लाई देने वाले हैं 220 वोल्ट AC, तो जहाँ जहाँ करंट जाएगा, मोटर में करंट जाएगा तो मोटर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और मोटर की वजह से चलने वाला फैन ब्लेड कहलाएगा मैकेनिकल सिस्टम। और ये जो हवा लेगा और हवा जो बाहर निकलने वाला है ये कहलाएगा एयर फ्लो सिस्टम। यही चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जहाँ जहाँ करंट जाता है। मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ करंट नहीं जाता है। एयर फ्लो क्या होता है, हवा आने और बाहर जाने का रास्ता एयर फ्लो सिस्टम कहलाता है। पूरा एसी में इतना ही सिस्टम होता है और इतना ही सिस्टम मिलकर के पूरा एसी काम करता है। अब यहाँ पर आगे समझने वाले हैं कि नॉर्मली इसमें दिया गया है एसी के अंतर्गत कौन कौन सा कंपोनेंट से लगा रहता है। ये पूरा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका जब प्रैक्टिकली या फिर एसी के अंदर के बारे में जब पूरा एक एक कंपोनेंट के बारे में बतलाएंगे उसमें डिटेल से इसके बारे में, सभी चीज़ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे हम लोग पहले समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल आखिर कितने सिस्टम मिलकर काम करता है कि नहीं। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो जो है नॉर्मली 5 सिस्टम मिलकर, बहुत है उसको 4 सिस्टम भी बोला जाता है और बहुत जगह उसको 5 सिस्टम भी बोला जाता है। यानी कि 5 सिस्टम मिलकर या 5 कंपोनेंट मिल करके तब जाकर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का काम करता है। या फिर 4 सिस्टम, तो 4 सिस्टम क्यों और 5 सिस्टम क्यों, तो ये समझने के लिए पहले ये पूरा डायग्राम समझना पड़ेगा। तो पूरा डायग्राम समझने के लिए पहला जो कंपोनेंट है वो मेरा कौन सा है, वो है ये कंप्रेसर। क्या है ये कंप्रेसर, इसको मिटा देते हैं पहले। अब कंप्रेसर काम क्या होता है कि नहीं, तो पहले कंप्रेसर ऑन करने से पहले समझते हैं कंप्रेसर जो दिख रहा है ब्लैक कलर, रियल में ऐसा कंप्रेसर होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये दूसरा तरीका से होता है। लेकिन इसमें कंप्रेसर में 2 पाइप हमेशा निकलता है। कोई भी कंप्रेसर आएगा उसमें 2 पाइप हमेशा निकला हुआ रहेगा, कम से कम 2 पाइप, उससे अधिक भी रहेगा, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। मिनिमम 2 पाइप रहेगा। तो 2 पाइप जो रहने वाला है तो उसमें एक पाइप के नाम जो होता है, जो मोटा पाइप होता है कंप्रेसर में, उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन पाइप। और जो पतला वाला पाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पाइप। मोटा वाला क्या बोलते हैं, सेक्शन पाइप, और पतला वाला को बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप। और कंप्रेसर काम क्या है, तो जैसे ही कंप्रेसर हम लोग 220 वोल्ट एसी देंगे और कंप्रेसर चालू होगा तो कंप्रेसर काम होता है सेक्शन लाइन से लो प्रेशर गैस को खींचना और डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर में गैस को बाहर निकालना, यानी कि
लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में क्रिएट करना, यानी बाहर निकालना, जनरेट करना, ये चीज कंप्रेसर काम करता है। अब जो यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगा वो गैस किस फॉर्म में रहेगा, और जो गैस यहाँ से खींचेगा वो गैस किस फॉर्म में रहेगा। कोई भी वस्तु होता है वो 3 फॉर्म में रहता है। 3 फॉर्म मतलब ठोस, द्रव और गैस। यही चीज आपसे पूछा जा रहा है, जो गैस हो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा। तो गैस तो कैसे होता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। गैस तो कैसे रहेगा, यानी ये जो कंप्रेसर है सिर्फ वेपर, यानी गैस को लेगा और गैस को ही बाहर निकाले, उसको बोलते हैं वेपर गैस। यहाँ पर वेपर फॉर्म में गैस रहेगा और वेपर फॉर्म में यहाँ पे गैस बाहर निकलने वाले हैं। जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको साइड करते हैं, हाई प्रेशर वेपर। और इधर क्या लिखा हुआ है, तो लो प्रेशर वेपर है कि नहीं। तो लो प्रेशर वेपर यहाँ से जाएगा और हाई प्रेशर वेपर में यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ पे एरो का निशान यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से ले रहा और रेड कलर से यहाँ से जो बाहर निकाला, ये चीज दर्शा रहा। अब ये जो गैस से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर काफी अधिक बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ गैस लेता है, और जो गैस बाहर निकलता है वो हाई प्रेशर में। जब हाई प्रेशर में गैस निकलेगा, कहीं पर ही जब प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर, है कि नहीं। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में गैस यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना रहेगा, तो वो समझिए कि जब इसमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो जो यहाँ टेम्परेचर बढ़ करके हो जाता है वो आपका 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता। अब कहिएगा ये जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस डिस्चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता है, वो किस कारण से इतना टेम्परेचर बढ़ता है। डिस्चार्ज लाइन का जो टेम्परेचर है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, किस कारण से इतना टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो इसका पहला कारण होता है, इसका पहला कारण होता है हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, फिर किस कारण से इतना टेम्परेचर बढ़ता है 80 से 90 डिग्री। जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीट। इलेक्ट्रिकल हीट यहाँ पर खाली एच लिख देते हैं। और तीसरा जो कारण है मैकेनिकल हीट। अब इलेक्ट्रिकल हीट और मैकेनिकल हीट क्या होता है, तो जैसे कोई पंखा चलता है मान लीजिए, तो पंखा हीट होता है ना जी, अब कहेगा पूरा घूमता है तब जाकर घर्षण होता है तब हीट होता है, वो तो मैकेनिकल हीट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल हीट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल हीट जो होता है, मान लीजिए पंखा उसको बंद है, उसको हाथ से हम पूरा रोके हुए हैं और उसमें करंट दे दिए, पंखा अब तो घूम नहीं रहा जो गर्म होना चाहिए, लेकिन फिर भी पंखा अब और ज़्यादा तेज गर्म होगा। क्यों, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट। जैसे हीटर में लाइन न्यूट्रल देते हैं, उसमें किसी तरह कुछ घूमता नहीं है, फिर भी क्या होता है वहाँ पे हीट होता है ना, हीटर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट। इसी तरह कंप्रेसर में जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग हीट करता है, जब लाइन और न्यूट्रल हम देते हैं तब, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट। लेकिन ये तीनों हीट मिल करके इतना गर्मी जनरेट नहीं कर पाएगा। फिर इतना गर्मी होता कैसे, इतना हीट होता कैसे, तो जो चौथा कारण होता है, चौथा कारण वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर या रूम हीट। रूम के गर्मी जब खींच करके आउटडोर में पहुंचता है, ये कंप्रेसर और ये कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी, सब के सब आपको रूम से बाहर रहने वाला, आउटडोर में रहने वाला। और जो रूम के अंदर की बात करेगा, ये पूरा कूलिंग कॉइल जो दिख रहा है, इवापोरेटर दिख रहा है, ये रहता है रूम के अंदर, ये अपना ठंडा करने कम करता है, बाकी सब के सब बाहर होता है, इसीलिए कि बाहर हीट को बाहर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डिस्चार्ज इतना गर्म क्यों होता है, उसका जवाब मिल गया होगा। पहला क्या है, मैकेनिकल हीट, इलेक्ट्रिकल हीट, हाई प्रेशर और रूम का हीट, ये सब हीट मिल करके इतना गर्म जनरेट करता है। ये तीनों सिस्टम से समझ गए, लेकिन रूम का हीट यहाँ पर कैसे आता है, ये समझने के लिए पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। पूरा सिस्टम समझिएगा तभी जाकर सही आंसर आपके पास मालूम पड़ पाएगा। अब यहाँ समझिएगा, जो कंडेंसर कॉइल में गैस पहुंच रहा है वो गैस किस फॉर्म में है, तो वेपर फॉर्म में। लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हाई प्रेशर लिक्विड में, यहाँ पर हाई प्रेशर वेपर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हाई प्रेशर लिक्विड हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या आता है लास्ट में, शुरू में 80 से 90 डिग्री है, लेकिन लास्ट तक टेम्परेचर क्या रहने वाला है, तो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40, 40 से 45, यानी कि नॉर्मली 5-10 डिग्री का अंतर रहता है। वहाँ पे एवरेज रखते 40 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे हीट रहने वाला। अब जो इतना हीट रहेगा तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कैसे आया,
ये तो वेपर हाई प्रेशर वेपर है, और यहाँ पर जब आया तो वो हाई प्रेशर लिक्विड कैसे हो गया, है कि नहीं। तो वो जो हाई प्रेशर लिक्विड होने का कारण मेन समझिएगा। बहुत से जवाब इसका होता है कि यहाँ पर क्या लगा रहता है, पंखा। अब पंखा लगा होता है, पंखा घूम घूम करके क्या करता है, इसको हीट को बाहर निकालता है और उसको ठंडा करता है, जबकि अब पूरी तरीके से ये गलत हो जाता, ऐसा नहीं होता। या फिर बहुत से जवाब क्या होता है, इस गैस को घुमा घुमा कर क्या करता है, ठंडा करता है। ठंडा कितना करता है, ये 80 से 90 डिग्री को टेम्परेचर घटा करके 40 डिग्री, जबकि ये भी पूरा गलत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है, और वेपर से लिक्विड में, तो वेपर से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया अलग है। ये जो पंखा है और घुमाने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ हीट को रिजेक्ट किया जाता है, ना कि वेपर से लिक्विड में बदल पाता है। वेपर से लिक्विड में बदलने की जो मेन प्रक्रिया होता है वो होता है सिर्फ हाई प्रेशर। इसमें ये आंसर छुपा हुआ क्या, यहाँ पर हाई प्रेशर वेपर है और हाई प्रेशर लिक्विड। जो हाई प्रेशर यहाँ बोल रहे हैं यही हाई प्रेशर है वेपर से लिक्विड में बदलने का। कैसे, मान लीजिए ये एक पूरा जगह है, इसमें कुछ मात्रा में यहाँ पे हम गैस छोड़ दिया, मान लीजिए कि कुछ तेल है या पानी है, ठीक है, इसका वेपर है, इस डब्बा में भरा हुआ है, इस बर्तन में भरा हुआ है। हम आपको बोले इसको ठंडा करना, ठीक है, ठंडा करना, तो ठंडा मेरे बस में है नहीं। जो बाहरी टेम्परेचर जितना है उतना टेम्परेचर तो रहेगा ही, उतना तो हीट रहेगा ही। पंखा थोड़ा ठंडा करता, पंखा तो सिर्फ जितना बाहरी टेम्परेचर उतना ही बराबर रहेगा और एयर फ्लो चलते रहेगा, एक्स्ट्रा जो हीट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, इतना काम करेगा। लेकिन अब जो है कि बाहरी टेम्परेचर जितना है उतना तो रहेगा ही, लेकिन उतना टेम्परेचर कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में गैस नहीं आएगा। एवरेज लीजिएगा, जिससे इसके अंदर जो गैस होता है वो R22 हो गया, 32 हो गया, 410 हो गया, 290 हो गया, ये सब गैस होता है। जो 22 नंबर गैस होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -41 डिग्री सेल्सियस। सोचिए बॉइलिंग पॉइंट बोलते किसको है, जो लिक्विड से वेपर में बदलना शुरू हो जाता है। जब ये -41 डिग्री सेल्सियस पे ये उड़ने के लिए तैयार है, तो ये +40 पर वेपर लिक्विड फॉर्म में कैसे आ जाएगा। जब ये माइनस में ही उड़ने के लिए तैयार है, माइनस जो टेम्परेचर -40 है, इसके -40 से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो +40 इसके लिए ठंडा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है कि कभी भी लिक्विड फॉर्म में +40 पर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आता कैसे, तो हाई प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर समझिएगा। अब सोचिए हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो गैस डालते हैं वो डाल रहे हैं, मान लीजिए 250 PSI पर सेकेंड, ऐसे समझिए मान लेते हैं। और जो यहाँ से गैस से बाहर निकलता है, जो यहाँ से गैस से बाहर निकल रहा है वो मान लीजिए कितना 60 से 70 PSI पर सेकेंड। जब इतना गैस बाहर निकला, इससे समझिएगा जितना गैस आ रहा उतना गैस तो बाहर निकल नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर गैस जमा होगा और प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें होगा क्या, सारा जो वेपर है आपस में जमा होना शुरू होगा। इस तरह से जैसे जमा होना शुरू हो जाएगा आपस में, वो वेपर सटेगा तो वो लिक्विड में आएगा। ढेर सारा वेपर जब आपस में सटेगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म बदल जाएगा। जैसे लिक्विड फॉर्म बदलेगा तो वो निचली सतह पर आ जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म बदल जाएगा। मेन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में किस कारण से बदला, हाई प्रेशर की वजह से, ना कि टेम्परेचर कम होने की वजह से। यहाँ पर मेन एसिंग जो प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस वही होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंडेंसर कॉइल का क्या काम है, तो हीट को रिजेक्ट करना, वेपर से लिक्विड में बदलना। हीट को कैसे रिजेक्ट करता है आगे बतलाते हैं, अभी तुरंत बतलाते हैं। वेपर से लिक्विड में बदलना, वेपर से लिक्विड में कैसे बदलता है, तो हाई प्रेशर की वजह से वेपर से लिक्विड में बदलता है। और हीट को कैसे रिजेक्ट करता है, तो मान लीजिए ये जो गर्मी आ रहा है कंडेंसर कॉइल में, किस किस वजह से गर्म होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखे हुए हैं, बतलाए हुए हैं। तो यहाँ पर लगा होता है पंखा। तो ये जो काम करता है, जैसे आउटडोर है, आउटडोर जब हीट रहता है कितना 40 से प्लस गर्मी है आउटडोर का, लेकिन जो बाहरी हवा गर्मी है, जो बाहरी टेम्परेचर है वो मान लीजिए 35 डिग्री, और जब आउटडोर में टकराता है पीछे से तो आउटडोर गर्मी लेकर बाहर निकलता है। बाहरी हवा जितना आया उतना हवा तो निकल गया, तो लेकिन हवा का जो टेम्परेचर आया था 35 डिग्री का और निकला कितना 45, 50, 55 डिग्री का, यानी कि जितना हवा आया उतना हवा निकल गया, लेकिन हवा का जो टेम्परेचर आया था टेम्परेचर बढ़ करके निकला है। ये जो टेम्परेचर बढ़ करके निकला है, यही मेरा क्या निकला, हीट निकला है। एक्स्ट्रा जो हीट था उसमें वो सारा हीट बाहर निकल गया। यही प्रक्रिया लगातार चलते रहता जब तक आउटडोर चलते रहता, यही प्रक्रिया चलते रहता। इस तरह से हीट को रिजेक्ट किया जाता है और वेपर से लिक्विड में बदला जाता है। अब आगे अगर बात करेंगे फिल्टर,
फिल्टर क्या काम होता है, इसको आप लोग क्या करना है, कॉपी पर नोट करते जाना ताकि आपको सब कुछ याद रहे। इसको तब तक हम लोग मिटा देते हैं, है कि नहीं। अब इसको इधर कर लेते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर आ गया फिल्टर, जिसको ड्रायर भी बोलते हैं। इसका और भी 3 4 5 नाम है। जब फिल्टर के बारे में और आगे पढ़ाएंगे तब आगे समझ में आ गया। तो ये जो ड्रायर फिल्टर है ये क्या काम करता है और यहाँ पर क्यों लगा गया। तो जो फिल्टर है, जो ये गैस आता है, सोच के देखिए इस गैस के अंदर जो धूल कण कचरा कुछ भी अगर नमी की मात्रा अगर आ जाता है, अंदर कंप्रेसर अंदर कॉइल है, कॉइल के अंदर जो भी अगर उसका प्रिंट छूटता है वो साथ अगर किसी तरह से इसमें अगर आ गया, ये क्या हो जाएगा, जो फिल्टर है, फिल्टर जब निकलेगा, अगर मानिए फिल्टर नहीं रहेगा तो ये जो पतला सा कैपिलरी ट्यूब दिख रहा है, पतला पतला एकदम पाइप, इसमें चला आएगा। इस पाइप का, ये पाइप तो मोटा है, इससे पहुंच जाएगा इसमें और इसको पूरी तरह से क्या होगा, जाम कर देगा, जिस कारण से गैस के फ्लो लगातार इस तरह से नहीं चल पाएगा। इसीलिए पहले लगाया गया फिल्टर। ये क्या करेगा, जो आने वाला धूल का नमी कचरा है वो सबको क्या करेगा, ये सोख लेता, अपने अंदर रोक लेता। इसके अंदर क्या भरा रहता, सिलिका जेल और एक पट्टी लगा हुआ रहेगा जाली टाइप का। वो क्या करता है, जो छोटे छोटे धूल कण कचरा के नमी के रूप में उस सबको रोकने का काम करता है। और जब फिल्टर से गैस बाहर निकलेगा तो वो गैस कहाँ जाता है, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, जो हाई प्रेशर गैस है, अब मान जितना गैस में आ रहा उतना गैस यहाँ से निकलने देगा नहीं, उतना गैस जब निकलेगा तो इधर हाई प्रेशर जनरेट होगा। जब हाई प्रेशर जनरेट होगा तब जाकर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। एक तो ये हो गया। आगे जो काम करने वाला है, प्रेशर को बिल्कुल डाउन कर देगा, प्रेशर को बिल्कुल डाउन कर देगा। कैसे, तो जितना गैस इसमें आ रहा उतना गैस इधर निकलने नहीं देगा, सीधा सी मतलब है आगे प्रेशर डाउन होगा। इसीलिए पीछा प्रेशर बढ़ेगा लेकिन आगे प्रेशर डाउन हो जाएगा। दोनों काम करता है कैपिलरी ट्यूब, आगे प्रेशर कम करेगा, पीछे प्रेशर बढ़ा देगा। इसीलिए आपसे पूछा जाए कैपिलरी ट्यूब क्या काम है, तो डायरेक्टली बोलना प्रेशर को कंट्रोल करना। कैपिलरी ट्यूब को ही बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, अलग अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे। और जब कैपिलरी ट्यूब से गैस बाहर निकलता है वो कहाँ आता है, इंटर करता है कूलिंग कॉइल में, जिसको हम लोग इवापोरेटर बोलते हैं, ये चीज। और इवापोरेटर कहाँ लगाता है, रूम के अंदर, जिसको इंडोर बोलते हैं। विंडो से जो आगे में लगा रहता है, स्प्लिट जो दीवार में लगाता है, कैसेट जो दीवार में यानी कि छत में जो टंगा रहता है, ये सबके सब इंडोर रहता है। उसके अंदर जो कॉइल लपेटा हुआ, पाइप लपेटा हुआ, उस सबके सब कूलिंग कॉइल या इवापोरेटर कहलाता है। अब ये ठंडा करता कैसे रूम को, है कि नहीं। तो यहाँ क्या लगाता है, क्या ब्लोवर, ये क्या करता है, जो रूम का हवा है पहले हवा खींचता है, हवा जैसे ही खींचेगा कूलिंग कॉइल में टकराएगा। मान लीजिए हवा खींचा कितना, रूम का गर्मी है कितना, तो मान लीजिए कि 30 डिग्री, रूम का गर्मी कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेल्सियस का हवा खींचा और कूलिंग कॉइल में टकराया, और कूलिंग कॉइल टकरा करके जो हवा निकल रहा फिर से रूम के अंदर ही, वो निकल रहा मान लीजिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। जब इतना टेम्परेचर पर निकलेगा तो कम से कम 15 से लेकर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की हीट कम क्या ना जी, उससे कम हीट पर निकल रहा। आखिर जितना हवा के साथ में हीट कूलिंग कॉइल में टकराया वो हीट गया कहाँ, हवा जितना कूलिंग कॉइल में लगा है उतना हवा तो निकल गया, रूम आ गया फिर से। लेकिन हवा के साथ में जो टेम्परेचर गया था 30 डिग्री का, वो निकल रहा 15-20 में, यानी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का हीट जो है यहाँ पे गायब है। तो कूलिंग कॉइल एग्जैक्टली रियल काम क्या होता है, तो हीट को अब्जॉर्ब करना, यानी कि हीट को खुद के अंदर ले लेना, और हीट को लेता है रेफ्रिजरेशन साइकिल के मदद से, उस हीट को कंप्रेसर के मदद से कंडेंसर कॉइल तक, आउटडोर तक भेजने का काम करता है। और आउटडोर क्या करता है, उस हीट को बाहर रिजेक्ट करने का काम करता है। ये चीज, जितना हीट यहाँ पर लिया जाता है उतना हीट यहाँ से क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हीट बाहर निकालने का काम करेगा। दूसरा क्या काम करेगा यहाँ पे, तो जो लिक्विड आ रहा था उस लिक्विड को वेपर में बदलने का काम करेगा। यहाँ पर जब लिक्विड आता है, लिक्विड का स्प्रे होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में भी दिखेगा, और जब उसका स्प्रे होगा तो बिल्कुल वेपर हो जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विड और वेपर, लिक्विड वेपर फॉर्म में एक साथ, ये चीज। तो यही लिक्विड क्या होता है, जब आगे बढ़ते जाएगा तो रूम का गर्मी भी लेगा। अब रूम का गर्मी जैसे लिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, जो कैपिलरी ट्यूब के बाद जो गैस छूटता है, यहाँ जो टेम्परेचर होने वाला 3 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस, अगर वैक्यूम वगैरह सही है, गैस वगैरह ओके है, सब कुछ सही है, रेफ्रिजरेशन साइकिल बिल्कुल ओके है, तब अब जब ये रूम का गर्मी को ले लेता है तब जाके लास्ट तक इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है,
तो जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, फिर से वेपर फॉर्म में बदल जाता है हीट लेकर के। और दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पे कि जो हीट लिया है वो हीट लेके जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना डिग्री हीट होगा, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री है, तो यहाँ तक जैसे पहुँचेगा तो नॉर्मली जो होने वाला है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं 12 से 15 या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यानी कम से कम ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का हीट लेगा तो उतना ये हीट गर्म हो जाता है सेक्शन लाइन के पास। इतना हीट हो जाएगा, फिर से वेपर फॉर्म में कंप्रेसर अंदर इंटर करेगा और फिर से यहाँ से वेपर फॉर्म में गैस यहाँ क्या होगा, बाहर निकलेगा। छोटा सा समझते हैं पूरा सिस्टम हम लोग क्या क्या समझें। कंप्रेसर क्या काम है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना। यानी अगर पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो कंप्रेसर का जो काम होता है सेक्शन लाइन से लो प्रेशर गैस को लेना और उसको डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर गैस में बाहर निकालना। जब हाई प्रेशर गैस में बाहर निकलता है तो हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर किस वजह से जनरेट होता है, तो यहाँ पर आपको इसे शुरू से बतलाए हुए थे, वो सारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब डिस्चार्ज लाइन से पहुंचता है उसको बोलते हैं कंडेंसर कॉइल या हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल क्या काम होता है, वेपर से लिक्विड में बदलना और हीट को रिजेक्ट करना, बस यही दो काम बोलना। उसके बाद फिल्टर में आता है, फिल्टर का क्या काम होता है, फिल्टर का जो काम रहेगा जो भी धूल का नमी कचरा के रूप में है ये सबको छानने का काम करेगा, फिल्टर करने का काम करता है। और उसके बाद काम होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या काम होता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, पीछे प्रेशर बढ़ाता है आगे प्रेशर घटाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे प्रेशर को कंट्रोल करता है। और जब कूलिंग कॉइल में पहुंचे तो कूलिंग कॉइल क्या काम है, हीट को ऑब्जर्व करना। जब हीट ले लिया रूम के अंदर से तो ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर डाउन हो गया। अगर हम एक रूम से हीट को ही बाहर निकाल दे रूम से बाहर तो रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जब रूम का टेम्परेचर डाउन हो गया तो हमको ठंडा लगता है, यही ना होता है, यही चीज़। तब मेनली जब यहाँ पे स्टूडेंट से पूछते हैं क्या बोलता है ऑफलाइन में, तो कूलिंग कॉइल काम है ठंडा करना, बिल्कुल वो भी सही है, उसका जवाब भी बिल्कुल सही है। कूलिंग कॉइल काम क्या है, ठंडा करना। ठंडा हवा आ रहा था हम लोग यही बोलेंगे भाई ठंडा करना, लेकिन रियल में वो काम क्या करता है, तो अपना अंदर हीट को ऑब्जर्व करता है और हीट को लेकर आगे बढ़ता है। तो हम लोग कूलिंग कॉइल काम क्या बोलेंगे, हीट को ऑब्जर्व करना, या कूलिंग कॉइल काम है कूलिंग करना, ठंडा करना। और वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना। कूलिंग कॉइल क्या काम है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना और हीट को ऑब्जर्व करना, हीट को लेना। और इसका क्या काम है, वेपर से लिक्विड में बदलना और हीट को रिजेक्ट करना, और इसका हीट को लेना। ये जो लिक्विड बदल रहा है ये लिक्विड को वेपर में बदल रहा है। इतना से पूरा मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। इस तरह से प्रॉब्लम क्या करता है, ठंडा और गर्म करता है। जब आगे हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे। एक बार और क्या पढ़ेंगे, एक गैस के साथ पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल समझेंगे। कौन कौन सा गैस, R22 हो गया, 32 हो गया, 410 हो गया, 290 हो गया। ये चारों गैस के साथ हम लोग समझने वाले हैं कौन सा गैस भरा हुआ रहेगा, कहाँ पर क्या टेम्परेचर रहेगा और किस जगह पर कितना प्रेशर रहेगा, बंद में कितना प्रेशर रहेगा, चालू में कितना प्रेशर रहेगा। ये एक एक पॉइंट का प्रेशर तक हम लोग समझेंगे पूरा इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पूरा ये ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, यानी कि पूरा प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं पूरा कोर्स एक एक चीज़, तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। जो आपको डिस्प्ले पर नंबर शो कर रहा है आप एक बार कॉल करिए और सारा इंक्वायरी लीजिए, कैसे क्या होता है, कितना दिन कोर्स है और किस तरह से कराया जाता है, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना कमाएगा नहीं कमाएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगा।